गुड नून टू यू ऑल। अब तक हमारी आपके साथ जो चर्चा हुई है वह चर्चा इकोनॉमिक करेंट के ऊपर हुई है और आज नेशनल करेंट को हम दूसरे कंटेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। वह है पॉलिटी रिलेटेड कंटेक्स्ट में। अगर उस कंटेक्स्ट में हम देखें तो सबसे पहले मैं दो इंडेक्सेज की चर्चा करूंगा। एक है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, (2020) विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020। यह सूचकांक क्या बतलाता है? तो यह सूचकांक जो है, अगर आप गौर करें तो यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया था 2006 में। और यह सूचकांक जो जारी किया गया था द इकोनॉमिस्ट के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और तब से जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है वह लगातार जारी किया जा रहा है। इस इंडेक्स में 5 कंटेक्स्ट में, 5 संदर्भों में लोकतंत्र की मजबूती का आकलन किया जाता है। और ये 5 कंटेक्स्ट क्या हैं? तो अगर इन 5 कंटेक्स्ट को देखें तो पहला कंटेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, इलेक्शन प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म। दूसरा कारक है वह है सरकार का प्रकार्यन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा कंटेक्स्ट जो इसका है वह है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी। चौथा कंटेक्स्ट इसका है वह है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। और पांचवा जो कंटेक्स्ट है जिसके कंटेक्स्ट में यह लोकतंत्र की मजबूती या लोकतंत्र की कमजोरी का आकलन करता है, वह पांचवा कंटेक्स्ट है सिविल लिबर्टीज, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता। और अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 2014 से 2020 के दौरान इन 5 संदर्भ में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम चुनावी प्रक्रिया और बहुलता के संदर्भ में देखें तो भारत का जो स्कोर है 9.1 से कम होकर 9.1 से कम होकर
8.67 रह गया है। अगर सरकार के प्रकार्यन, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत का स्कोर 7.14 से कम होकर 6.79 रह गया है। अगर राजनीतिक भागीदारी के कंटेक्स्ट में देखें तो राजनीतिक भागीदारी के कंटेक्स्ट में भारत का स्कोर 7.22 से कम होकर 6.67 रह गया है। अगर राजनीतिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का स्कोर 6.25 से कम होकर 5.63 रह गया है। और अगर सिविल लिबर्टीज के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत का जो स्कोर है 9.41 से कम होकर 6.76 रह गया है। मतलब पिछले 6 वर्षों के दौरान आप देखें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के सभी मानकों के संदर्भ में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। अगर 2020 के कंटेक्स्ट में बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के कमजोर होने की सूचना देता है। ऐसा नहीं कि यह स्थिति केवल भारत में दिखाई पड़ रही है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर जगह लोकतंत्र कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ता। अगर इस सूचकांक में देखें तो टॉप 4 स्टेट जो हैं, नॉर्वे है, दूसरा आइसलैंड है, तीसरा जो है आपको स्वीडन है, चौथा जो है न्यूजीलैंड है। ये विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स को लीड कर रहे हैं। और इन चारों जगहों पर अगर आप देखें तो यह लोकतंत्र की मजबूती दिखाई पड़ती। ये जो कंक्लूजन है उसका कारण यह है कि स्कोर, इंडेक्स स्कोर जो है वह 5.44 से 5.48 से गिरकर 5.44 हो गया है। और यह 2006 के बाद सबसे खराब स्कोर है। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो अगला जो प्रश्न उठता है कि यह इंडेक्स भारत के संदर्भ में क्या कहता। तो भारत का रैंक जो है इस इंडेक्स में वह 41वां से गिरकर 51वां हो गया है। अर्थात 10 रैंकों की गिरावट। और इंडेक्स में अगर आप देखें, इंडेक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडेक्स का जो कंटेक्स्ट है वह 7.23 से कम होकर 6.90 स्कोर रह गया है। और यह जो गिरावट है यह 2018 के संदर्भ में है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2014 में भारत की रैंकिंग जो है, 2014 में भारत की रैंक जो है वह 27वां रैंक था।
और इंडेक्स स्कोर जो 2014 में था वह 7.92 था, जबकि 2020 में अगर आप जाकर के देखें तो भारत का रैंक जो है 51वां है और इंडेक्स स्कोर जो है 6.90 है। भारत के रैंकिंग में जो गिरावट आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, यह गिरावट 3 संदर्भों में दिखाई पड़ती है। दो 2018 के सापेक्ष 2019 में 3 संदर्भों में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। वे संदर्भ कौन कौन से हैं? तो पहला संदर्भ है नागरिक स्वतंत्रता, जहां स्कोर में 0.59 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ती। दूसरा कंटेक्स्ट जो है वह है राजनीतिक भागीदारी, जहां 2018 के सापेक्ष 0.55 स्कोर में गिरावट दिखाई पड़ती है। और तीसरा जो कंटेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद। और इसके कंटेक्स्ट में 0.5 की गिरावट दिखाई पड़ती। ये 3 कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में लोकतांत्रिक इंडेक्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता, और ये जो इंडेक्स जारी किया गया है जनवरी 2020 में, और इस इंडेक्स का जो टाइटल है, इस इंडेक्स का जो शीर्षक है वह शीर्षक है ए ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक, ए ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। और यहां पर ध्यान रखेंगे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वर्ष 2019 के संदर्भ में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करता है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे 2020 में कोविड क्राइसिस का इंपैक्ट हुआ है, और कोविड क्राइसिस ने, कोरोना संकट ने दुनिया भर में सरकारों की स्थिति को मजबूत किया है और नागरिकों की स्थिति को कमजोर किया है। तो इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि जनवरी 2021 में जब वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया जाएगा, जो वर्ष 2020 में दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करेगा, तो वहां पर लोकतंत्र और कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कंटेक्स्ट में भारत की रैंकिंग दैट मे बी पॉसिबल और अधिक गिरे, क्योंकि 2020 के वर्ष को देखें तो 2020 के वर्ष का इस्तेमाल जो है, कोरोना संकट का इस्तेमाल जो है, सरकारों ने नागरिकों के सापेक्ष अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। इस क्रम में आप देखेंगे नागरिकों की स्वतंत्रताएं, सिविल लिबर्टी जो हैं वो और कमजोर हुई हैं। तो ये वे परिप्रेक्ष्य हैं जिस परिप्रेक्ष्य से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। क्लियर? अब हम आगे बढ़ें यहां से। अगला डायमेंशन क्या है?
नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। अगर इसके कंटेक्ट ये जारी किया गया है अप्रैल 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट्स अगर हम देखें सामान्य सूचनाएं जो हैं, ये जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यह 1985 में रॉबर्ट मेनार्ड के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। और यह संस्था क्या करती है, तो विभिन्न देशों के सरकारों के साथ मिलकर विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम करती है। पहली बार इस संस्था ने पहली बार इस संस्था ने 2002 में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जारी किया था। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जिस समय इसको जारी किया गया था उस समय भारत का रैंक जो है 80वां था। वर्तमान में देखें फ्रीडम ऑफ प्रेस के कंटेक्स्ट में 2020 की रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति दिखाई पड़ती है वह है 142वां स्थान है। और ये 142वां स्थान है 180 देशों में। और अगर आप देखें तो पिछले वर्ष के सापेक्ष दो रैंकों की गिरावट दिखाई पड़ती है। दो रैंकों की भारत में के कंटेक्स्ट में यह गिरावट दिखाई पड़ती। और अगर आप देखें दक्षिण एशिया में भारत से बेहतर रैंकिंग
दक्षिण एशिया में भारत से खराब रैंकिंग। तो अगर भारत से खराब रैंकिंग को देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 145वीं है। बांग्लादेश का जो रैंक है, बांग्लादेश का रैंक 151 है। भारत से बेहतर रैंकों के मामले में देखें तो भूटान है जिसका 67 है, मालदीव है जिसका रैंक 79 है, नेपाल है जिसका रैंक 112 है, श्रीलंका है जिसका रैंक 127 है, और अफगानिस्तान, श्रीलंका के पहले जो है अफगानिस्तान है जिसका रैंक 122 है, और श्रीलंका है जिसका रैंक जो है 127 है। मतलब केवल फ्रीडम ऑफ प्रेस के कंटेक्स्ट में भारत से खराब रैंकिंग जो है साउथ एशिया में केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। अन्य जितने भी देश हैं उनकी स्थिति बेहतर है। जबकि इसमें देखा जाए तो नॉर्वे जो है इसकी शीर्ष रैंकिंग है, और उत्तर कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया, इस इंडेक्स में बॉटम पॉइंट पर है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह दूसरा कंटेक्स्ट है जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। अब वापस मैं लौटता हूं पॉलिटी के कुछ चर्चित मुद्दों की तरफ। मैं पिक करना चाहूंगा सबसे पहले दल बदल कानून, दल बदल अधिनियम। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सर्वाधिक चर्चा में रहा है। और सर्वाधिक चर्चा में क्यों रहा है? तो वर्तमान केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने दल बदल अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को अपदस्थ किया और वहां पर अपनी सरकारें बनवाई। अगर दल बदल अधिनियम को देखें तो जहां से इससे प्रश्न पूछे जा सकते कि पहली बार दल बदल अधिनियम जो है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए, और ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1985, इसके जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जोड़ते हुए अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) इनमें संशोधन करते हुए अनुच्छेद 102 संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, और अनुच्छेद 191(2) विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। बाद में चल करके अगर आप देखें तो इसमें संशोधन किया जाता है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए, और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 से संबंधित। इसमें क्या किया जाता, विभाजन वाले प्रावधान को रद्द किया जाता, यह 91st अमेंडमेंट के जरिए। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो दल बदल अधिनियम है 52nd अमेंडमेंट, इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे पारा 7 की चर्चा आती है, जो दल बदल से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर करती है, और इसलिए इस पारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और वर्तमान में अगर आप देखें तो स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध अदालत में अपील की जा सकती है, और अदालत में जो यह अपील की जाएगी, ये किसके तहत, तो अदालत में अपील की जाएगी आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालय में। इसके कंटेक्स्ट में देखें, दल बदल के अपवाद क्या होंगे वर्तमान में, तो अपवाद देखें, बिहार में भी जो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बिहार के कंटेक्स्ट में भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जैसे विलय वाले प्रावधान। और ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विलय वाला प्रावधान क्या करता,
2/3 की शर्त रखता है। यदि किसी राजनीतिक दल के, किसी विधायक दल या किसी संसदीय दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना दल छोड़कर उस दल का दूसरे दल में विलय हो गया। तो उस स्थिति में उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो विलय वाला प्रावधान इसका अपवाद है और इसी के मद्देनजर यह कहता है कि दल बदल कानून व्यक्तिगत स्तर पर तो दल बदल को रोकता है, लेकिन दल बदल कानून सामूहिक स्तर पर दल बदल को प्रोत्साहित करता है। और विशेष करके आप देखेंगे जिस राजनीतिक दल के विधायक दल का आकार छोटा होता है, जिस राजनीतिक दल के संसदीय दल का आकार छोटा होता है, आप अगर देखें तो वह उस राजनीतिक दल के संदर्भ में दल बदल कानून अप्रभावी है। तो पहला कंटेक्स्ट आता है विलय वाला प्रावधान। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, यदि कुछ सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से जुड़े रहना चाहते, तो उन पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कांग्रेस विधायक दल में के 19 सदस्य हैं। कल एक ऐसा सिचुएशन होता कि कांग्रेस विधायक दल के 17 सदस्य जो हैं जदयू या भाजपा की सदस्यता को स्वीकार कर लेते, तो ऐसी स्थिति में विलय वाला प्रावधान, चूंकि यह क्राइटेरिया 2/3 के कंडीशन को पूरा करता है, इसलिए यह माना जाएगा कि कांग्रेस विधायक दल जो है भाजपा में विलय हो गया या जदयू में विलय हो गया। लेकिन मान लीजिए उस 19 में से 17 सदस्य ही दूसरे दल की सदस्यता स्वीकार करते, 2 सदस्य अपने मूल दल में बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 2 सदस्य जो अपने मूल दल में बने रहना चाहते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें, यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपने मूल दल की सदस्यता को छोड़ता है, तो यह भी दल बदल नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर स्पीकर चुने जाने पर या डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर कोई व्यक्ति अपने मूल दल की सदस्यता को छोड़ता है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? इसका मतलब यह माना जाएगा कि वह स्पीकर या और डिप्टी स्पीकर के पद के और राजनीतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए खुद के लिए और राजनीतिक भूमिका को सुनिश्चित करना चाहता, इसलिए वहां पर दल बदल लागू नहीं होगा। चौथा कंटेक्स्ट देखें, यदि मनोनीत सदस्य छह माह के भीतर, मनोनयन के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वीकार करता है, तो यह भी दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि वही मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वीकार करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह दल बदल माना जाएगा। तो 6 महीने को क्राइटेरिया माना गया है। लेकिन यह छूट निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त नहीं है। अर्थात यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी
राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वीकार करता है तो यह दल बदल माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी निर्दलीय को किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में अगर आप जाकर के देखें तो वर्तमान में जो सर्वाधिक विवाद है, दल बदल की जो चर्चा सबसे अधिक हो रही है, तो सर्वाधिक विवाद जो है वह विलय वाले प्रावधान को लेकर है। एक विलय वाले प्रावधान को लेकर के सर्वाधिक विवाद है और दूसरा विवाद जो है कि अब दल बदल कानून से बच निकलने का नया तरीका विकसित कर लिया गया। यह नया तरीका जो है भाजपा ने कर्नाटक में भी अपनाया। कर्नाटक में क्या हुआ और कर्नाटक के बाद देखेंगे इसी नए तरीके की पुनरावृत्ति जो है मध्य प्रदेश में भी की जाती है। मध्य प्रदेश की, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सफलता से उत्साहित होकर अगर आप देखें तो भाजपा ने इसकी पुनरावृत्ति जो है राजस्थान में भी करनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में उस सचिन पायलट के जरिए, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगती। यह तरीका अपनाया गया कर्नाटक में, यह तरीका अपनाया गया मध्य प्रदेश में। दोनों जगहों पर क्या होता, कर्नाटक में अगर आप जाकर के देखें तो कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों और जनता दल के असंतुष्ट विधायकों से इस्तीफा दिलवाया जाता है, जिस इस्तीफे के कारण सरकार अल्पमत में आ जाती है और एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार को इस्तीफा देना पड़ता और उसकी जगह पर भाजपा की सरकार गठित होती है और भाजपा की उस सरकार में जो इस्तीफा देने वाले सदस्य थे उन्हें मंत्री बनाया जाता बिना सदन का सदस्य हुए ही। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को उस स्थिति में भी उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद या विधानमंडल के जिसके भी संदर्भ में बात हो रही हो किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा 6 महीने पूरे होने पर उसकी वह मंत्रिपरिषद के काबिल नहीं रह जाएगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। बाद में देखेंगे जिन सदस्यों से भाजपा ने इस्तीफा दिलवाया, कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों से इस्तीफा दिलवाया गया, दोबारा चुनाव करवाया गया और दोबारा चुनाव करवाने के बाद जो है इस तरह से उस अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करके उसने उनको दोबारा निर्वाचित करवाया और सदन में प्रॉपरली अपने बहुमत को स्थापित किया। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है और आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में दल बदल कानून में एक बार फिर से संशोधन के लिए दबाव निर्मित हो और ये प्रावधान किए जा सकते हैं कि अगर कोई सदस्य दल बदल कानून के प्रावधानों से बच निकलने के लिए सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो वैसी स्थिति में उस विधानसभा या लोकसभा के शेष कार्यकाल तक उसे सदन की सदस्यता के लिए निर्हर घोषित किया जाए, अयोग्य घोषित किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो दल बदल कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और अधिनियम की मूल भावना को वास्तविक अर्थों में प्रभावी बनाया जा सकता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई।
यहां तक में किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर है तो पूछ ले। बढ़ूं आगे तब तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से, यहां से प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है आपसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है दल बदल की परिभाषा से संबंधित, यहां से प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है विलय से संबंधित प्रावधानों से, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे पारा 7 से संबंधित, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्पीकर की अधिकारिता से संबंधित। क्योंकि इस चीज को ध्यान रखेंगे कि दल बदल से संबंधित मामलों में यदि सदस्यों की निर्भरता का प्रश्न उठता है तो उसी स्थिति में स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा और न्यायपालिका उस पर पुनर्विचार कर सकती है। और स्पीकर की दलबदल के मामले में जो अधिकारिता है, चूंकि स्पीकर का पद हमारे यहां अराजनीतिक पद नहीं है, अक्सर यह देखा गया है कि स्पीकर कहीं न कहीं मूल राजनीतिक दल से अपने संबंधों को बनाए रखते हैं और कहीं न कहीं अपने मूल राजनीतिक दल मदर पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के फैसले देते हैं। इसलिए दल बदल के मामले में स्पीकर के फैसले अक्सर विवाद की स्थितियों को जन्म देते हैं और इसलिए एक लंबे समय से यह मांग की जा रही है, विधि आयोग से लेकर संविधान समीक्षा आयोग तक ने यह अनुशंसा की है कि दल बदल के मामलों में निर्भरता का जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न पर विचार करने की शक्ति स्पीकर से लेकर के जो है चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को सौंपी जाए और राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाए कि वे चुनाव आयोग की सलाह के परामर्श के अनुरूप काम करें, या फिर दल बदल से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए जो प्राथमिकता के आधार पर दल बदल से संबंधित मामलों पर विचार कर सके। तो ये जो हैं दल बदल कानून के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। आज यहीं पर मैं रोकूंगा। कल राज्यों की निर्माण प्रक्रिया से शुरू करूंगा। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 राज्यों की निर्माण प्रक्रिया क्या है और उन पर हमारी आपके साथ विस्तार से चर्चा होगी। थैंक्स अ लॉट।